नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 5000 जी के प्रश्न की एक सीरीज जो आपके लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो इसे हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो 23 सही 1/2 यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानी जाती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो यह 111 किलोमीटर के बराबर होती है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त कहां से कहां तक होकर ले जाती है? तो ये मालागासी जो नाम का स्थान है वहां पर अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त में लेकर बांटती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उस काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाता है? तो यह मालागासी नाम के स्थान से होकर जाता है। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं? तो यह देशांतर रेखा कहलाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम गोरे नाम से जानते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट का समय का अंतराल होता है। किस अक्षांश रेखा पर रात और दिन समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर रात और दिन समान होते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो यह दूरी विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 कुल अक्षांशों की संख्या है। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360 कुल देशांतरों की संख्या है। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखा को क्या कहते हैं? तो जो रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है वह अक्षांश रेखा है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो यह ग्रीनविच नाम के स्थान से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है? तो 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो 90 डिग्री अक्षांश दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। दो स्थान के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना समय का अंतर होगा? तो लगभग 4 मिनट का अंतर होगा। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो सिंगापुर नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींचती हैं? तो देशांतर रेखा जो है या उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में खींचती है। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बीच की दूरी बढ़ती है भूमध्य रेखा की ओर जाने पर। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री का क्या कहलाता है? तो इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जो भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का क्षेत्र है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? तो 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के सबसे निकट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? तो समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखती है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण एल्यूशियन द्वीप समूह राइट आंसर हो जाएगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हैं तो भारत में इसका मानक समय क्या होगा? तो भारत में 5:30 हो रहे होंगे। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82 डिग्री 1/2 पूर्व से लिया गया है, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व से भारत का मानक समय लिया गया है। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट है नैनी नाम का स्थान, वहां से भारत का मानक समय लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होता है? तो 4 बार विचलित होता है। पृथ्वी के दो स्थानों के स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो अनुदैर्ध्य में अगर 15 डिग्री का अंतर है तो स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर होगा। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच स्थित है। एक देशांतर रेखा को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर से संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय चलता है।
पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? तो 1 दिन आगे कर लेते हैं। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? तो 360 देशांतर गुजर जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? तो आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो भारत का समय जोन नंबर 1 है। किस स्थान पर प्रमाणिक समय और स्थानीय समय समान है? तो इलाहाबाद नैनी जो है यह स्थान प्रमाणिक समय और स्थानीय समय समान होता है यहाँ पर। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा तट पर अधिकार कर लिया था? तो गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली था अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स सही उत्तर हो जाएगा। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो पुर्तगाल ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। पंजाब में सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो राजा रणजीत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने लाहौर पर अधिकार किया था। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो इसे हम अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित करती थी? तो सतलज नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित करती थी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो लॉर्ड एलनबरो के समय में। विश्व में माफ करिएगा, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले भारत में सहायक संधि का जन्मदाता है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप से किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड वेलेजनी ने इसे व्यापक रूप प्रदान किया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां पर थी? तो लाहौर इनकी राजधानी थी। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1616 में डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन हुआ था। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो हेस्टिंग के कार्यकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। टेंशी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1822 में लागू हुआ था। बैरकपुर सैन्य विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो 1824 में बैरकपुर सैन्य विद्रोह प्रारंभ हुआ था। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है? तो विलियम बेंटिंग का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1835 में विलियम बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1830 में बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? यहाँ पर ये क्वेश्चन में प्रिंट है, इसका आंसर आपके लिए कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था प्रतिपादित। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू हुई थी? तो कलकत्ता कब शुरू हुई थी, मतलब किस दो स्थानों के बीच में? तो शुरू हुई थी कलकत्ता और आगरा के बीच में। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो मुंबई में भारत में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की लूट शुरू हुई। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई थी। ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ था? तो जमींदारों को प्राप्त हुआ था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुभारंभ हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू हुई थी? तो 1822 में औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा लागू हुई थी पहली बार। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ पर लगाए गए? तो वायनाड जनपद में प्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी।
टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितने प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? तो 8.9% देना तय हुआ था। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित किया तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति दियता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो अवध कमर्शियल बैंक था। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में पहली बार स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? तो 1913 में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था।